हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हमने आपको शुरू में पूरा चैप्टर का ओवरव्यू किया। अब हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्या? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जैसे लास्ट टॉपिक में मैंने ये बोला था कि हम लोगों ने 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये पहला टॉपिक है। जो हमने उस पूरे लेसन में एक चैप्टर पढ़ा था, वही उसमें पूरे एक टॉपिक में दे दिया गया है। इसमें क्या था, जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ रेपुटेटेड वर्ड हम लोगों ने यूज किया था, जैसे सर, मैडम, ऐसे ही इसमें भी यूज किया गया था। जैसे इसमें अगर फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1789 में शुरू हो जाती है। 1789 में फ्रांस के पूरे भूभाग पे लोगों का कब्जा था, और वो लोग ऐसे थे जो डेमोक्रेटिक नहीं थे, नॉन डेमोक्रेटिक थे। वो लोग दासत्व के जैसे पहले होता था कि लोग गुलाम थे, गुलामी के जैसे काम करते थे। तो इसमें क्या था कि फ्रांस के लोगों ने कुछ चीज़ें अपने लिए सेट की कि कैसे हम लोग दासता से मुक्त हों। उन लोगों ने इसमें जो उनकी पैट्रियाटिक प्रॉपर्टी थी, पैट्रियाटिक चीज़ों को अपने साथ में लिया, जिसको हम कह सकते हैं कि जो उनकी पितृभूमि होती थी, और पितृभूमि में रहने वाले जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनके लिए ये सब यूज किया गया। साइटोइन का सेंस था सेम एज सिटीजन। ये सारे लोग अपने नेशन के लिए काम करते थे। काम करने के लिए जो मोटिवेशन होता था, उसके लिए उन्होंने इमेज का सहारा लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इमेज के बारे में, फ्रेडरिक सारियों की ये सब जो बातें की थी, इसमें भी इन्होंने अपने मोटिवेशन के लिए, लोगों को अंदर मोटिवेशन जनरेट करने के लिए ट्राई कलर फ्लैग एक्सेप्ट किया। ट्राई कलर फ्लैग था, उसमें क्या था कि उसमें जो कलर वगैरह थे, वो सारी चीज़ें थी, उससे लोगों को मोटिवेशन मिलता था। इसके अलावा जो वहाँ पे सर्फडम का सेंस होता था, जो बाउंडेड लेबर थे, उनकी बेहतरी के लिए लोग काम करते थे। और इन सारी गतिविधियों को, जो सारी गतिविधियाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की 1789 में शुरू हुई थी, वो 1789 से 1790 तक आते आते सब लोगों के अंदर मोटिवेशन आ गया, और सब लोगों ने फ्रेंच टेरिटरी जो थी उसके आसपास के और जो नेबरिंग स्टेट थे, जैसे हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, इन सारे लोगों के अंदर भी नेशन की फीलिंग आने लगी, नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। और उसी समय आपने लास्ट टॉपिक में देखा था कि मैंने नेपोलियन की बात की थी। तो नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन जब आता है, तो नेपोलियन के आने के बाद पूरे फ्रांस में, जो पहले फ्रांस में क्या था, पहले नॉन डेमोक्रेटिक था, फिर डेमोक्रेटिक हुआ, फिर उसके बाद नॉन डेमोक्रेटिक हो गया, और फिर जब नेपोलियन चला जाता है तो फिर से डेमोक्रेसी आ जाती है। मतलब पूरे फ्रांस में पहले नॉन डेमोक्रेटिक, फिर डेमोक्रेटिक, फिर नॉन डेमोक्रेटिक, फिर डेमोक्रेटिक, इस तरीके से सिस्टम चला। और इसमें देखा जाए जो फ्रांस की सिचुएशन थी, उसमें फ्रांस के लोगों के लिए जो होप दिखाया था नेपोलियन ने, उसने कहा था कि मैं फ्रांस का लिबरेटर में मुक्तिदाता। उसने वहाँ पे लोगों के लिए एक सिविल कोड पेश किया, जिसको बोलते हैं नेपोलियनिक सिविल कोड, 1804 में आया था। अब इसी सिविल कोड को ही लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। जैसे आपके बुक में भी लिखा गया है कि नेपोलियनिक कोड के लिए कि सिविल कोड आप, जैसे मैंने बोर्ड में लिख दिया कि सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। ये जो नेपोलियनिक कोड था, इस नेपोलियनिक कोड में, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत को चलाने के लिए भारत का एक संविधान है, ऐसे ही नेपोलियन ने अपनी पावर को डिप्लॉय करने के लिए, अपनी शासन एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अपना एक नियम कानून बनाया था। इस नेपोलियनिक कोड में उसने सबसे पहले क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था? सामंती व्यवस्था। जैसे क्या था कि पहले राजा का बेटा ही राजा होगा, इस तरीके की टेंडेंसी को उसने कहा कि जिसके अंदर पावर होगी, जिसके अंदर कंट्रोल करने की गवर्निंग कैपेसिटी होगी, वही
करेगा आगे सबका। और उसने क्या किया कि ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत कर दिया, पीजेंट्स के लिए काम किया, आर्टिसंस के लिए काम किया, सबके लिए वो काम कर रहा था। लेकिन उसका मेन मोटो था कि किसी भी तरीके से फ्रांस को डेवलपमेंट के वे पे आगे ले जाया है, और उसमें वो सफल भी था। लेकिन जो उसकी इंपीरियलिज्म की एम्बिशन थी, साम्राज्य को बढ़ाने की, ये इसके लिए थोड़ी सी घातक सिद्ध हो गई। उसने क्या किया कि पूरे अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए निबरिंग कंट्रियों को के जब एरिया को उसने ऑक्युपाइड करना शुरू किया तो लोगों ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। और 1850 तक आते आते आसपास के जो यूरोपियन कंट्रियां थी वो सब नेपोलियन से त्रस्त हो गई, और उन लोगों ने अपनी एक अपना ग्रुप जनरेट किया, और उस ग्रुप में 3-4 कंट्रियां उसके अपोज में आई। जैसे उसमें ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, ब्रिटेन था, ऐसे ही 4 कंट्रियां थी, और वो 4 कंट्रियां मिल करके एक संधि करती हैं, ट्रीटी करते हैं, जिसे बोलते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे कि उसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना जो की गई, ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मोटो था कि नेपोलियन के अगेंस्ट में हम जो ग्रुप के लोग हैं उसके खिलाफ वार करेंगे। और नेपोलियन का जब पतन होता है तो आप जानते होंगे कि एक वार होता है जिसको बोलते हैं वार ऑफ वाटरलू। वार ऑफ वाटरलू जब 1815 में होता है तो वही वार ऐसा होता है जिसमें नेपोलियन पूरी तरीके से डिफीट हो जाता है और फिर से वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। तो वाटरलू के वार के बाद नेपोलियन का पूरी तरीके से पतन हो जाता है, और बीच के समय में जब वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो गवर्निंग बॉडी थे उसमें आप देखेंगे फिगर में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बुक में आप देखेंगे तो उसमें एक तरीके से उसने क्या किया था कि जर्मनी के लोगों के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए, अलग अलग यूरोपियन कंट्रियों के लिए हर जगह पे मोटिवेशन उसके कार्य का जो तरीका था उस तरीके से लोग मोटिवेट हो रहे थे। और लोगों के अंदर जैसे फ्रांस के लोग जो है अपनी तरीके से अपने कंट्री को डेवलप किए, डेमोक्रेसी की तरफ लेके आए, उसी तरीके से और सारी कंट्रियों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हम देखें जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक था। तो अब बेसिकली हमारे लेसन का नाम क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो दूसरा टॉपिक है वो क्या आता है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस के लोगों से या फ्रांस की जनता, फ्रांस के द्वारा जो इंडिपेंडेंस हुई वहाँ पे, उससे कैसे मोटिवेशन हुआ और अलग अलग कंट्रियों में। तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम देखेंगे कि जैसे हमने अभी देखा कि अगर हम कुछ मैप को देखें, इस समय हम आपको नहीं दिखा पा रहे, आप मैप को देखेंगे तो इसमें है कि जो नेशन थे जितने भी यूरोप के, वो सब अलग अलग भागों में डिवाइडेड थे। और उस जैसे पहले टॉपिक में मैंने आपको नेशन की डिफिनीशन बताई थी, वैसे ही नेशन और एक संकल्पना थी लोगों की नेशन स्टेट की। आज के देखे में देखा जाए कि इसमें बुक में लिखा गया है कि यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नोन एज द टुडे। जैसे कि आज हम देखते हैं, उस समय देखते थे तो कोई भी वहाँ पे राज्य नहीं था, सब डिवाइडेड थे। कोई अब इस तरफ जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई बैक जा रहा है, कोई किसी से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। और उसी समय वहाँ पे देखा जाए तो जो डचेस थे, कैंटोन्स थे, ये सब भी आपस के जितने भी डायनेस्टियाँ थी वो सब अलग अलग बटे हुए थे। और जो कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोग थे वो भी छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइडेड थे। और इन सब के जैसे आप हंगरी था, बोहेमिया था, अलग अलग राज्य थे, वहाँ के लोग डिवाइडेड तो थे ही, उनकी भाषा भी अलग थी, उनकी कल्चर अलग थे, तो कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जितने भी इथनिक ग्रुप्स थे वो सब डिवाइडेड थे। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाएगी तो इसमें भी हमें 1797 में ही जाना पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो जो उस समय लोगों के आपस में डायलॉग हुआ करते थे, जो वाद विवाद होते थे, बातचीत होती थी, वो सब लोग
जब जब तक डायलॉग नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और इसमें जो लोग थे वो सारे लोग सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने उसमें कर करते हैं, तो लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो उस समय देखा जाए तो जो वहाँ पे नए ग्रुप थे जिसको बोलते हैं, जैसे एक बुक में दिया गया है कि एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। जो एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास थे, ये लोग जो थे सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जमीनें थी उनके सबके ये मालिक थे, और ये समाज में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी, प्रभुत्वशाली लोग थे। और इनके जो रेजिडेंशियल इलाके थे वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़े बड़े महल थे, हवेलियाँ थी, जो इनके मालिक थे उन्हीं को हम लोग बोलते थे एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं। और इनसे लोग इनके जो वैवाहिक संबंध है वो आपस में थे कि बड़े लोगों के यहाँ ये अपनी शादियाँ वगैरह करते थे। जो काश्तकार होते थे, लैंड ओनर होते थे, वो इनके यहाँ से अपने वैवाहिक संबंध रखते थे। और जनरली देखा जाए तो इस एरिया के अधिकतर लोग पीजेंट्स थे, अधिकतर लोग किसान थे। और ये जो किसान थे जिनके पास ज़्यादा लैंड थी, उनको काम करवाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी। तो ये लोग बहुत सारे सर्फ्स को अपने साथ रखते थे। सर्फ्स मतलब कह सकते हैं कि कृषि मजदूर। सर्फ्स मीन्स सर्फ इज नोन एज पीजेंट्स, फार्मर। अब इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रियाँ थी, वेस्टर्न कंट्रियों में कृषि तो होने लगी, उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ डेवलप होने लगी। इंडस्ट्रियों में जब डेवलपमेंट होने लगा तो जो प्रोडक्शन होता था उसको सेल करने के लिए जो भी मार्केटिंग का सिस्टम होता था उसके लिए लोग शहरों में आना जाना शुरू कर दिए। शहरों में जब आना जाना शुरू कर दिए तो आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी, तो उसमें आप डीपली समझेंगे कि उसी समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन सब शुरू हुआ तो कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन के साथ साथ लोगों के आपस में संबंध अच्छे हुए। इसके फलस्वरूप देखेंगे कि जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग का जो एकाधिकार होता था कि हम ही सबसे सुपर हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आई और जो एक नया मिडिल क्लास था वो जनरेट हुआ। अब बात यह है कि नया मिडिल क्लास में था, नए मिडिल क्लास में आप कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, बिग बिजनेसमैन थे, ये सारे लोग मिडिल क्लास में आते थे। और यही मिडिल क्लास के लोग, इनके अंदर जब फीलिंग आई कि हमें भी अपने नेशन के लिए कुछ करना है, अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना है, तब जा करके यूरोप में भी एक फीलिंग जनरेट हुई। स्पेशली अब बात कर, जैसे इसमें देख सकते हैं कि उस समय जब मिडिल क्लास आ गया तो उनके अंदर की फीलिंग कैसी थी, उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, इसका मतलब यह है कि उदारवादी राष्ट्र के मायने क्या है, उदारवादी राष्ट्र के मायने क्या है। अब बात आती है कि ये उदारवाद क्या है, अब बात आती है क्या कि ये उदारवाद क्या है। यूरोप में लगभग 19वीं सेंचुरी के अगर डिकेड में देखा जाए तो वहाँ पे नेशन राष्ट्रीय एकता के लिए वहाँ पे लोग लिबरलिज्म शब्द का उपयोग, लिबरलिज्म शब्द जो है वो लिबर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फ्री, इंडिपेंडेंट। लिबरलिज्म लिबर शब्द से बना है, इससे लिबर जिसकी मीनिंग क्या है, फ्री, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट। अब ये लोग फ्री हुए, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो फ्री होने चाहते थे। फ्री कैसे होने चाहते थे, मानसिक रूप से, फिजिकली, और उनको चाहिए था सफरेज। उनको क्या चाहिए था, सफरेज। अब सफरेज समझ लेते हैं। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, राइट टू वोट। पहले क्या था कि लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो न्यू मिडिल क्लास था वो चाहता था कि हमें भी पॉलिटिक्स में मौका मिले, हमें भी वोट देने का अधिकार मिले। और सफरेज के लिए जैसे 9th में आपने देखा था कि वहाँ पे जो स्टेट थी उसमें था, सिटीजन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक थे एक्टिव सिटीजन, दूसरे थे पैसिव सिटीजन।
एक्टिव सिटीजन को वोट देने का राइट था, पैसिव सिटीजन को वोट देने का राइट नहीं था। तो यहाँ पे जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे वो चाहते थे कि हमें एक्टिव और पैसिव से मतलब नहीं है, हमें अपना वोट देने का अधिकार चाहिए। उस समय देखते थे कि जो पैसिव सिटीजन था उसमें महिलाएं शामिल थी, जो अर्निंग नहीं करने वाले लोग थे, बेसिकली कह सकते हैं कि जो 3 डेज की वेक्स के बराबर जो टैक्स नहीं दे पाते थे उनको उसमें शामिल कर दिया गया था। तो इन लोगों को पैसिव सिटीजन कर दिया गया था, और जो टैक्स पेयर थे, जो एक्टिव थे, उनको एक्टिव सिटीजन में रखा गया था, और उन्हीं को राइट टू वोट का राइट दिया गया था। इस सिस्टम को बदला था 1833 में। 1833 में हाइमबर्ग के न्यूरेमबर्ग में एक व्यापारी गया जहां पे वो अपना सामान बेचता था, और जब वो जाता था तो वहां पर उसको कस्टम देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और जब वो टैक्स देता था तभी उसको वहां पे बिजनेस करने की छूट दी जाती थी। और उससे उस समय टैक्स जो कस्टम था, टैरिफ था, वो 5% सीमा शुल्क लिया जाता था। और उस 5% जो जब शुल्क देता था तो उस भाई अगर वो टैक्स दे रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की अर्निंग करेगा। इसके अलावा उस समय जो व्यापार होता था, व्यापार होने के लिए बहुत कुछ यूनिट दी गई थी, यूनिट थी। जैसे इसमें दिया कि जैसे आजकल हम देखते हैं सेंटीमीटर है, मीटर है, गज है, फीट है, वर्ग फीट है, वैसे ही उस समय भी चलती थी। उस समय क्या था, मेंज था, जैसे आजकल हमारे यहाँ सेंटीमीटर है, ऐसे ही वहाँ फ्राई वर्ग था, जैसे हमारे यहाँ मीटर है। उस समय बहुत सारे कॉमर्शियल जो एक्टिविटी होती थी उसके लिए अलग अलग तरीके से वर्क किए जाते थे, अलग अलग तरीके से मेजरमेंट स्केल यूज की जाती थी, और जो अधिकारी थे इसको यूज करते थे। 1834 में जो प्रुसिया था, प्रुसिया की पहल पर एक संघ ऑर्गेनाइज किया गया, संघ ना कहें, एक टैरिफ जनरेट की गई जिसका नाम था जॉल्वेर आइन। जॉल्वेर आइन को इस्टेब्लिश किया गया 1834 में, और उसमें इस जॉल्वेर आइन में जर्मनी की अधिकांश पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व थी। और इसमें क्या था कि रेलवे के अलावा सारे लोगों को जो व्यापार करते थे उनको उस पर टैक्स देना होता था। टैक्स देने के बाद तभी वो अपना व्यापार कर सकते थे। जब ये टैक्स हुआ, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो लोगों के अंदर एक फीलिंग आने लगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हो गई। नई चीज़ क्या शुरू हो गई? नई चीज़ ये शुरू हो गई कि वहाँ पे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आ गए, मूवमेंट शुरू हो गया, एक नया सिस्टम शुरू हो गया कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म क्या है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेटिज्म पूछ लेता है, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म मीन्स ऐसे पॉलिटिकल या फिलोसफिकल ट्रेडिशंस जो एंशिएंट टाइम से एस्टेब्लिश थी, चली आ रही हैं, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इस पर विचार नहीं करते थे। तो ऐसी मान्यताओं को जो लोग फॉलो करते थे उनको बोलते थे कंजर्वेटर। और कंजर्वेटर जो थे, जो परंपराओं को फॉलो करते थे, इसलिए उसको बोला गया क्या? रूढ़िवाद या कंजर्वेटिव। और इन सारी चीज़ों को 1853 में बहुत सारे वहाँ पे सोसाइटियाँ बनती थी, लोग चुपके से जा करके अपनी मीटिंग करते थे, जो परंपराएं थी उसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों की बात करते थे। और इस तरीके से यूरोप में जो लोग थे वो लोग पुराने तरीकों से नए तरीकों को एक्सेप्ट करने में उनको दिक्कत हो रही थी, पुराने तरीकों को लेकर के फॉलो कर रहे थे। और उसी समय 1815 के टाइम पे जब लोगों को क्रश किया जाने लगा, लोगों का दमन किया जाने लगा, तो उस समय कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे एक टॉपिक दिया गया है द रिवोल्यूशनरीज, उसमें आप देखेंगे कि एक क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उसमें सबसे मेन था जिसका नाम था ज्यूसेफ मैज़नी। शुरू में मैंने इसका नाम दिया था। ज्यूसेफ मैज़नी जो था वो इटली का रहने वाला था। उस ज्यूसेफ मैज़नी जेनेवा में पैदा हुआ था 1807 में, और बाद में उसने एक गुप्त संगठन बनाया, और उस पहले गुप्त संगठन में वो कार्बोनरियों को अपॉइंट करने लगा। और कार्बोनरी को जब अपॉइंट किया तो उसमें नेशन के लिए क्या ऐसा किया जाए कि नेशन हमारा यूनाइट हो जाए, इसके लिए उसने ज्यूसेफ मैज़नी ने क्या किया कि जब ये सब विचार उसके अंदर चलने लगे तो
जब ये सब विचार उसके अंदर चलने लगे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको एग्जाइल कर दिया। एग्जाइल मतलब देश से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो बाहर निकलने के बाद जब वो कुछ समय बाद लगभग 20-25 साल बाद जब वो वापस लौटता है अपने देश में तो वो 2 सेक्रेट सोसाइटियाँ बनाता है। 2 सेक्रेट सोसाइटियों की स्थापना वो करता है और उनका नाम है, पहले का नाम है यंग इटली और दूसरे का नाम है यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। तो स्टूडेंट्स, आज हो सकता है कि वीडियो लंबा हो रहा हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।